देखिए सुचरिता जी, एक बात जानिए कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। ये बीजेपी के नेताओं को भी पता है, उनके प्रवक्ताओं को भी पता है, और वो पता नहीं इधर उधर की बातें करके आपका भी टाइम खराब कर रहे हैं, देश का टाइम भी खराब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्पष्ट है, ये चुनाव इस बार तो बहुत आईने की तरह साफ है, इसमें बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार काशी की भी सीट खतरे में है। जब वहां की बात मैंने कह दी तो फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे प्रदेशों की बात का तो कोई मतलब है ही नहीं। ये सच है। आप लहर देखिए किस तरह बैरिकेडिंग टूट रहा है। कह रहे साहब मैनपुरी में क्या होगा, साहब कन्नौज में क्या होगा। भाई एक तरफा चुनाव है, क्या होगा आप देख रहे हैं, एक तरफा चुनाव है। क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता सड़कों पर निकल आई है। क्योंकि इनके विरोध में किस तरफा है जो वायदे किए थे, जो वायदा किया था, जो ख्वाब दिखाया था, वो सारा इन्होंने तोड़ दिया। जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। आप ये कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है, आप कह रहे हैं लहर है, ये जनता लड़ रही है। प्रेम शुक्ला जी, ये एक तरफा चुनाव की बात इंडिया गठबंधन बार बार उनके बड़े बड़े नेता क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है चुनाव के दौरान कि इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और हमारी सरकार बन रही? ये चुनाव सचमुच एक तरफा है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में है। जब ये बुआ और बबुआ का गठबंधन होने के बावजूद बबुआ जो है बुआ के चरणों में शरण चले गए, उसके बाद भी इनकी सीटों की संख्या 5 नहीं पार की। इस बार जो चुनाव के दौरान बबुआ जो है वो रिश्तेदारी और परिवार के बाहर कहीं प्रचार करने के लिए भी ठीक से नहीं निकले। किसी भी सीट पर उनको जो है कहीं कोई विश्वास ही नहीं है। यहाँ तक कि इस बार बकरी चोर आजम खां भी जो है इनके लिए प्रचार के लिए उपलब्ध नहीं थे, जेल में थे। कल ही उनके ऊपर डकैती के मामले में 10 साल की सजा उनको ट्रायल कोर्ट ने दी है। तो जो बकरी चोर भी इनके लिए जब उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में श्रीमान अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं। कोई सीट उनकी जीतने की स्थिति नहीं है। इसलिए जो है कम से कम 4 जून की दोपहर तक गाल बजाने का तो उनके पास अवसर है ना, तो गाल बजा ले वो। बाकी हर कोई जानता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 4 जून 2024 को परिणामों में 400 पार कर रहा है। और इंडी अलायंस जो है 4 जून 2024 की देर शाम तक बुरी तरह बिखर जाएगा। और उस बिखराव का लक्षण आप अभी से देख रही हैं। सुश्री ममता बनर्जी कह रही कि मैं इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं आऊंगी। आप देख ही रही हैं केजरीवाल को पंजाब के कांग्रेस के नेता किस तरह से अपमानित कर रहे हैं। ये आपने बारंबार बयानों के माध्यम से सुना होगा। तो इनके गठबंधन में कल जो है बबुआ जो है वो राहुल गांधी के विरुद्ध बोलने लगे तो आश्चर्य मत करिएगा सुचरिता जी। अब मैं आनंद विजय जी आपके पास आ रही हूँ। होपफुली आपका ऑडियो ठीक होगा, हम बात कर पाएंगे। बनारस, मैनपुरी, कन्नौज और इसमें मंडी भी ऐड कर लीजिए क्योंकि आप अभी वहां से वापस आए हैं। जी, मैं यही कह रहा था कि कन्नौज की सीट अखिलेश यादव जी के लिए मुश्किल है थोड़ी, क्योंकि वहां से सुब्रत पाठक अच्छा चुनाव लड़े हैं और वहां जो टिकट को लेकर शुरुआत में भ्रम की स्थिति थी, उससे बहुत कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ा एक गलत संदेश गया आखिरी मोमेंट में। और बनारस की बात करके मुझे लगता है कि बनारस में इस बार नरेंद्र मोदी का मार्जिन जो है वो 8 लाख का लक्ष्य रखा है उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि 5-6 लाख के अंतर से वो जीतेंगे। अजय राय जी भी दावे कर रहे हैं, लेकिन वहां पर दावे और वादे और ये सारी चीजें और तमाम तरह के उनके इकोसिस्टम के लोग भी, मीडिया में भी कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि अजय राय। लेकिन काशी की जो हालत बदली है, या काशी जाके देखिए, मुझे लगता है कि जमीन खिसकने जैसे वाक्यांश का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जमीन पर जाके जमीन देखना पड़ता है, तभी आप जमीन खिसकने की बात कर सकते हैं। अन्यथा आपको अंदाजा इस बात का नहीं होगा कि किसके नीचे की जमीन खिसक गई और कौन वहां मजबूती के साथ बना हुआ है।
तो मुझे लगता है कि जैसे इसी में मैं एक सुचरिता जी एक और जोड़ देता हूँ। अभी मैं 2 दिन से हिमाचल में घूम रहा था, और हिमाचल प्रदेश में भी अगर आप आने वाली हो उस पर तो मैं ना बोलूं, अगर आपकी अनुमति हो तो नहीं, मंडी पर बोलिए ना प्लीज सर, मैंने तो कहा आपसे मंडी पर बोलिए। जी, मैं यही कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से मैंने माहौल देखा वहां 4-0 होने वाला है। कल मैंने 7-0 लिख दिया तो लोग मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन हिमाचल में भी मैं आपको बताता हूँ 4-0 होने वाला है। 4-0 इसलिए होने वाला है कि वहां एक नरेंद्र मोदी का अलग ही वोट बैंक तैयार हुआ है, जिसको बहुत सारे लोग पहचानने में भूल कर जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति को आप ट्रेडिशनल और पारंपरिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगी तो आप सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगी। अब क्या हो रहा है देखिए, अब इतने सारे लोगों में हम ये पूरा पैनल है, ये पैनल जो है मोस्ट हम ही लोग हैं, सब ज्यादातर मैन इसमें बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं की जो आकांक्षाएं होती हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस होते हैं, वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं मीडिया में। तो आप जब जाइएगा उनके बीच, जब उनसे बातें करिएगा, तो नरेंद्र मोदी को लेकर उनके अंदर जो एक स्नेह दिखाई देता है। क्योंकि महिलाओं को क्या चाहिए? सुरक्षा। सबसे बड़ी चीज जो महिलाओं को चाहिए भारत के गाँव में, भारत के अन्य जगहों पर, वो महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, यौनिक सुरक्षा। वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं को प्रदान किया है। दूसरी क्या चाहिए उनको? दूसरी चाहिए घर, उनको घर मिले। तो मुझे लगता है कि जो ये MY का एक नया समीकरण नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है, महिला एंड यूथ, वो समीकरण वो भापना पड़ेगा लोगों को, और उसी के आधार पर बात होगी। और चूंकि आरजेडी की प्रवक्ता बैठी है, इसलिए मुझे पाटलिपुत्र सीट पर भी एक टिप्पणी करनी है। पाटलिपुत्र सीट में 6 विधानसभा है, उसमें मनेर, दानापुर, विक्रम, पाली और ये 4-5-6 हैं। इसमें जो बाद के 3 हैं, जिसमें विक्रम है, पालीगंज है और मनेर है, इसको लेके अगर आप देखें तो वहां आरजेडी के वोटर्स नहीं है। तो इस बार पाटलिपुत्र, और पिछली बार भी दोनों के वोट में लगभग 7-8% का अंतर था, दोनों के वोट बड़े थे, रामकृपाल यादव के भी बड़े थे और मीसा भारती के भी बड़े थे। तो मुझे लगता है कि पाटलिपुत्र सीट पर इस बार फिर से चचा जो है अपनी भतीजी से ज्यादा वोट प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसकी जो डेमोग्राफी है, वहां जिस प्रकार से जातिगत समीकरण है। रंजन यादव जरूर जीते थे, लेकिन रंजन यादव जी JDU से जीते थे, ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी। और रंजन यादव इन दिनों RJD में आ गए। रंजन यादव देखिए, हम लोग आमतौर पर बंगाल की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं दिल्ली की, लेकिन बिहार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इस नजर से, क्योंकि पिछली बार वहां पर जिस तरह एक स्वीप किया था एनडीए ने, उस लिहाज से बिहार को वो उसी तरह से स्वीप करना चाहेंगे। अगर बिहार में अगर डेंट पड़ता है, जया जी आप लोग क्या उम्मीद करें? थोड़ा आंकड़े बता दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। आपको लग रहा है बिहार में आपके आंकड़े क्या होंगे? सिर्फ कल की सीटों पर नहीं बोलिए, 40 सीटों पर। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता जी, इस बार जिस तरह से जनता आ रही है, जिस तरह से तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो सामने है, और जिस तरह से बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी में रह करके फंस गई है, इस बार बिहार में इंडिया ब्लॉक की 40 सीट पे 40 सीटें आ रही हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। वहां पर 80 आ रही हैं, यूपी में जो अजीज खान साहब कह रहे हैं, आप कह रही 40 सीटें आ रही हैं, यानी 120 तो आपकी यहीं पर हो गई मैम। तो इसके साथ साथ मतलब बहुत ज्यादा आपको नहीं चलना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, ये आपका गणित कह रहा है। लेकिन कल एग्जिट पोल होगा और रिपब्लिक भारत पर एक सीट का विश्लेषण भी होगा, उस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन एग्जिट पोल क्या कहता है, असल नतीजे 4 जून को आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।